नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं निरंजन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ रहे हैं, जहां पे हमने प्राचीन काल और मध्यकालीन इतिहास को पढ़ा। अभी हम लोग मध्यकालीन इतिहास में ही हैं। यहाँ पे हम इससे पहले कलचुरी शासक को पढ़े और आज से हम छत्तीसगढ़ में मराठा शासन को पढ़ेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में मराठा शासन किस प्रकार से अस्तित्व में आया। ठीक है दोस्तों, और इसके पीछे क्या कारण था। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको देखने को मिलता ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको डिटेल से बता दे रहा हूँ दोस्तों। थोड़ा सा डिटेल से 5 मिनट लगेगा। आप अपने यूट्यूब का क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए ताकि ये अच्छा दिखाई दे। ओके, नहीं तो थोड़ा धुंधला दिखाई देगा आप सभी को। ठीक है, बस 5 मिनट लगेगा और आप देखिएगा कि इस तरह का चीजें आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। और सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन भी आ गया है बहुत जल्द। अब जैसे कि फरवरी में एग्जाम होना है, एग्जाम होगा, तो आप तैयारी करते रहिए। आने वाले समय व्यापम का भी बहुत सारा परीक्षा आने वाला है, तो आप सबका तैयारी करते रहिए दोस्तों। चलिए शुरू कर लेते हैं अब इसका। ठीक है, देखिए, मराठा शासन के बारे से हम पढ़ रहे थे। यहाँ पे मराठा शासन का आगमन, यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि मराठा शासन से पहले जो हम देखे यहाँ पे कलचुरी शासन था। ठीक है, कलचुरी शासन था। अब ये कलचुरी शासन दो भाग में बटा हुआ था, एक तो रतनपुर और दूसरा जो था रायपुर। ठीक है, रतनपुर शाखा जो कि 1741 में, ध्यान रखेंगे 1741 में भास्कर पंत जो है यहाँ पे अभियान चलाते हैं। और अभियान चलाने के पश्चात क्या होता है, इस समय रघुनाथ सिंह शासक होते हैं। और रघुनाथ सिंह को क्या करते हैं, यहाँ पे पदच्युत करते हैं, मतलब हराते हैं। हराने का मतलब ये है दोस्तों, क्योंकि इस समय रघुनाथ सिंह अपने पुत्र शोक में थे, इसलिए आराम से, तो बड़े ही आराम से जो है भास्कर पंत जो है रतनपुर क्षेत्र को जीतने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको बता दूं कि 1741 में भास्कर पंत जो है यहाँ पे आक्रमण करते हैं। और भास्कर पंत के आक्रमण के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ का जो रतनपुर क्षेत्र है वो मराठों के अधीन आ जाता है। लेकिन भास्कर पंत जो है यहाँ पे रघुनाथ को शासन करने को देता है। रघुनाथ सिंह जो है 1741 से 1745 तक क्या शासन करता है, लेकिन ये जो है नागपुर के अधीन रहकर शासन करता है। ठीक है, उसके बाद रघुनाथ सिंह की मृत्यु हो जाता है 1745 ईस्वी में। उसके बाद मोहन सिंह आता है। मोहन सिंह जो है यहाँ पे नागपुर के अधीन शासन करता है तो कलचुई वंश के ही ये लोग, लेकिन मराठा के अधीन ये जो है शासन करते हैं यहाँ पे। तो ध्यान रखेंगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, रघुनाथ सिंह जो है ये अंतिम कलचुरी शासक है। अंतिम कलचुरी शासक मतलब स्वतंत्र रूप से अंतिम कलचुरी शासक है और मराठा के अधीन प्रथम कलचुरी शासक है। ठीक है, दो बात याद रखेंगे, मराठा के अधीन प्रथम कलचुरी शासक और रतनपुर के अंतिम कलचुरी शासक है ये। ओके, मोहन सिंह जो है अंतिम मराठा कालीन कलचुरी शासक है। ठीक है, इसको आप याद रख लेंगे। उसी प्रकार रायपुर की यदि हम बात करते हैं तो रायपुर में 1741 से 1753 इस समय जो है अमर सिंह यहाँ का अंतिम शासक है। अमर सिंह शासन कर रहा था, लेकिन क्या होता है, अमर सिंह को भी 1750 में, ध्यान रखेंगे कब दोस्तों, तो 1750 में अमर सिंह को पदच्युत कर दिया जाता है। किसके द्वारा, तो बिंबा जी के द्वारा। तो बिंबा जी द्वारा जो है ना अमर सिंह को पदच्युत कर दिया जाता है। और उसके बाद जो अमर सिंह को 3 क्षेत्र दे दिया जाता है, राजिम, रायपुर और पाटन। तो अमर सिंह जो है राजिम, रायपुर और पाटन क्षेत्र में शासन करता है। ठीक, और इसके बदले में अमर सिंह जो है मराठाओं को 7,000 रुपए प्रति वर्ष लगान या टकोली देता है। ठीक है, लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है 1753 में। तो इसका जो पुत्र है शिवराज सिंह शासन करता है, लेकिन मराठा क्या करते हैं, रायपुर, राजिम और पाटन क्षेत्र को इससे छीनकर इसको केवल पास गांव दे देता है। और ये पास गांव जो है कर मुक्त रहता है। ठीक है, तो सिरपुर के पास गांव को दे दिया जाता है जो कि कर मुक्त रहता है, और इतने में शिवराज सिंह अपना गुजारा करता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट को आप दिमाग में रख लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि अमर सिंह को कौन सा क्षेत्र दिया गया, राजिम, रायपुर और पाटन, ध्यान रखेंगे। इसके बदले में जो है अमर सिंह जो है मराठाओं को 7,000 रुपए प्रतिवर्ष टकोली यानी कि लगान देते थे। ठीक है, अमर सिंह की मृत्यु के बाद शिवराज सिंह शासन करता है, लेकिन शासन के दौरान क्या होता है, इसे राजिम, रायपुर और पाटन क्षेत्र
छीन लिया जाता है और बाद में सिरपुर के पास गांव को करमुक्त के तौर पे इसे दे दिया जाता है। ओके, बस इतना ही कहानी है दोस्तों। अब आगे और थोड़ा जानते हैं मराठाओं के बारे में। तो देखिए फिर से वही चीज, तो रघुनाथ सिंह के काल में क्या हुआ था, भास्कर पंत आक्रमण किया था। आक्रमण करने के बाद क्या हुआ था, इस क्षेत्र को जीता जीता उसके बाद भास्कर पंत जो है रघुनाथ सिंह पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाता है। ठीक है, कितने का जुर्माना लगाता है, तो 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाता है। अब चूंकि भास्कर पंत जो है ये बंगाल क्षेत्र तरफ जाते हैं वहां कर वसूलने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है बीच में छत्तीसगढ़ पड़ता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये भारत का मैप है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये भारत का मैप है, तो ये जो है छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, ये महाराष्ट्र क्षेत्र है और ये पश्चिम बंगाल क्षेत्र है। तो इसको इस क्षेत्र से ऐसे होकर जाना था, बीच में पड़ता है छत्तीसगढ़। तो क्या हुआ, जाते जाते जो है ये छत्तीसगढ़ को भी निपटाते हुए चले जाते हैं। इसके पीछे एक कारण है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए यह कहा जाता है कि यहाँ पे जो है मोहन सिंह था। देखिए क्या होता है, मोहन सिंह को गद्दी मिलना रहता है, लेकिन मोहन सिंह जो है शिकार करने के लिए चला जाता है, तो इसके बदले में रघुनाथ सिंह को जो है रतनपुर क्षेत्र मिलता है शासन के लिए। लेकिन बाद में जब मोहन सिंह वापस आता है तो देखता है कि रघुनाथ सिंह को शासन मिलता है, तो बस उसके अंदर थोड़ा बहुत वो रहता है, खुन्नस रहता है दोस्तों। और इसी कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं ये जो है भास्कर पंत का सहयोग करता है। बोला भी यह जाता है कि मोहन सिंह जो है कहीं ना कहीं भास्कर पंत का रतनपुर पर आक्रमण का जो एक कारण था उसमें कहीं ना कहीं मोहन सिंह था। दूसरा कारण की यदि हम बात करते हैं तो मीर हबीब का आमंत्रण। देखिए ये बंगाल क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो है मीर हबीब जो है आमंत्रण करता है किसे, भास्कर पंत यानी कि मराठाओं को, कि आप आइए यहाँ पे अपना शासन संभालिए और जो कर संबंधित जो समस्या है उसको भी आप सुलझा लीजिए। ठीक है, तो ये सब कारण है जिसके कारण भास्कर पंत जो है बंगाल की ओर जाता है, और साथ ही साथ मोहन सिंह के बुलावा या मोहन सिंह के किसी न किसी प्रकार के छल के कारण वो जो है रघुनाथ सिंह को पच्युत करते हैं, यानी हराते हैं और छत्तीसगढ़ को अपने अधीन कर लेता है। ठीक है, अब भास्कर पंत जो है अपने बंगाल विजय अभियान पर चले जाते हैं और साथ ही बीच में क्या करते हैं, गिरी कल्याण गोसाई यानी कि कल्याण गिरी गोसाई को और कुली नगर को यानी कि कुली नगीर को क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ में यानी कि रतनपुर में रोक लेते हैं और छत्तीसगढ़ में प्रशासन और आर्थिक व्यवस्थाओं को देख रेख के लिए इन्हें यहाँ छोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए गिरी कल्याण गोसाई, तो गिरी कल्याण गोसाई जो है प्रशासनिक देखरेख के लिए यहाँ पे कार्य करता है और कुली नगीर जो है यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था की देखरेख के लिए यहाँ पे कार्य करता है। ठीक है, तो इस चीज को आप इतना ध्यान में रख लेंगे। चलिए आगे और जानते हैं इसके बारे से कुछ। अब क्या होता है, छत्तीसगढ़ में मराठाओं का जो प्रत्यक्ष शासन जो देखने को मिलता है वो बिंबा जी से देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिंबा जी सबसे पहले आता है, उसके बाद चिमना जी, फिर वेंको जी और प्रमुख रूप से फिर अप्पा साहब। यह भी कहा गया है कि रघु जी द्वितीय जो है 1811 और 16 के बाद यानी, ठीक है, 1811 और 16 के बीच जो है छत्तीसगढ़ में शासन किया होगा। ठीक है, इसको आप ट्रिक से याद कीजिए, ये पूछता है क्रम को लेकर। ओके, तो बचाओ अप्पा, क्या बोलेंगे आप, बचाओ अप्पा, ब से बिंबा जी, च से चिमड़ा जी, वा से वेंको जी, अ से अप्पा साहब। ठीक है, बिंबा जी का काल याद रख लीजिएगा आप, 1758। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1758 से 1787 ईस्वी तक। चिमड़ा जी जो है 1787 में है, अल्पकालीन रहता है, इसके मृत्यु हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है वेंको जी शासन करता है, फिर बीच में रघु जी द्वितीय आते हैं और लास्ट में अप्पा साहब। तो इसका शासन काल को भी याद रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रत्यक्ष मराठा शासन। ठीक है, यहाँ पे हम प्रत्यक्ष मराठा शासन देखते हैं जहाँ पे छत्तीसगढ़ में मराठा जो है प्रत्यक्ष रूप से शासन करता है। ठीक है, जिसमें बिंबाजी प्रथम होते हैं और अप्पा साहब अंतिम होते हैं। ठीक है, यानी कि 1758 से 1800 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में मराठाओं का प्रत्यक्ष शासन चलता है। ध्यान रखेंगे, पहला बात याद रखेंगे दोस्तों, 1758 से 1818 तक प्रत्यक्ष शासन देखने को मिलता है हमें मराठाओं का। ठीक है, दूसरा 1818 से, ठीक है, 1818 से 1830 तक अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे हम शासन देखते हैं। ठीक है, जहां पे
मराठाओं के अधीन जो है अंग्रेजों ने यहाँ पे छत्तीसगढ़ में शासन करता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है, आप याद रख लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। फिर भी से अगर कोई डाउट्स होगा तो आप पूछ सकते हैं, मैं और ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं बिंबा जी के बारे से। यहाँ पे हम बिंबा जी के बारे से थोड़ा सा पढ़ लेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिंबा जी। ओके, देखिए प्रशासनिक एकीकरण करते हैं वहां छत्तीसगढ़ में आके, जहां पे हम कलचुरों के समय में देखते हैं रायपुर और रतनपुर 2 अलग अलग शाखा होता है, वहीं बिंबा जी आते हैं तो रतनपुर और रायपुर का एकीकरण करते हैं और राजधानी रतनपुर से वो बागडोर संभालते हैं स्वतंत्र रूप से। ठीक, दूसरा पॉइंट है रतनपुर में नियमित न्यायालय चलवाया है। ठीक है, और स्वयं निर्णयकर्ता बनते थे। तो जनता को न्याय देने के लिए रतनपुर में नियमित रूप से न्यायालय की व्यवस्था करता है। तीसरा पॉइंट यदि हम देखते हैं, नागपुर शासक के सहायक के रूप में काम करते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र रूप से शासन करते हैं, इसकी खुद की अपनी एक सेना थी। ठीक है, तीसरा के बाद अब देखते हैं चौथा पॉइंट, खुज्जी और राजनांदगांव जमींदारी की स्थापना करते हैं। 2 जमींदारी की स्थापना बिंबाजीत जो है अपने शासनकाल में करते हैं, और ये एग्जाम में पूछता है कि मराठा कालीन 2 जमींदारी का नाम बताइए, तो खुज्जी और राजनांदगांव हो जाएगा। ओके, अब अंतिम पॉइंट इसमें और देख लीजिए, अर्थव्यवस्था का लिखित प्रारूप तैयार करवाया, यानी कि बही खाता आय व्यय का लेखा जोखा जो करने का जो हम देखते हैं नियमित रूप से, वो बिंबा जी के काल में हम देखते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार बोल दे रहा हूं मैं, प्रशासनिक एकीकरण करते हैं ये, रतनपुर रायपुर को एक करते हैं, फिर रतनपुर में नियमित न्यायालय चलवाते हैं, तीसरा नागपुर से स्वतंत्र रह के ये छत्तीसगढ़ में शासन करते हैं, चौथा खुज्जी और राजनांदगांव जमींदारी का निर्माण करते हैं, पांचवा और अंतिम है अर्थव्यवस्था का लिखित प्रारूप तैयार करवाता है, यानी कि बही खाता तैयार करवाते हैं ये। ओके, चलिए देखिए अगला जो है इसका स्थापत्य कला में योगदान देखेंगे। ठीक है, स्थापत्य कला में योगदान तो सबसे महत्वपूर्ण है, रतनपुर में जो है राम टेकरी मंदिर का निर्माण करवाते हैं और खंडोवा मंदिर का निर्माण करवाते हैं। देखिए यदि आप मेंस का एग्जाम देंगे दोस्तों तो वहां पे पूछा जाएगा कि बिंबाजी के काल में जो स्थापत्य में जो योगदान दिया गया है उनके द्वारा वो क्या क्या है, ठीक है, उनके बारे से बताइए, तो आपको ये सब बताना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आप बताएंगे कि उसका शासनकाल कब से कब तक रहा। ओके, और उसकी उपलब्धि को बताते हुए आप उसकी स्थापना में योगदान को बताएंगे, जिसमें रतनपुर में सबसे पहले आप बताएंगे कि राम टेकरी मंदिर का निर्माण करते हैं। ठीक है, दूसरा खंडोवा मंदिर का निर्माण करते हैं। उसके बाद यदि हम रायपुर की बात करते हैं तो रायपुर में दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार करते हैं। ठीक है, दूसरा राम मंदिर का निर्माण करते हैं, ये जो है बूढ़ा तालाब के निकट है, आज निकट में है, आज भी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और बात करते हैं तो दशहरा के अवसर पर स्वर्ण पत्र वितरण करवाया। ठीक है, स्वर्ण पत्ता बोलते हैं इसको। उसके बाद जो है चौथा गणेश पर्व का प्रारंभ करवाया, और छत्तीसगढ़ में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का निर्माण करते हैं ये, और जितने भी पुरातात्विक चीजें उनका संरक्षण का कार्य भी करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया योगदान रहा है दोस्तों बिंबा जी का यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम एमसीक्यू पढ़ेंगे। 20 क्वेश्चन है एमसीक्यू में, तो आप पूरा अंत तक देखेंगे, और आपसे यदि एमसीक्यू बन पा रहा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ठीक है, आपको पता ही होगा कि आरक्षण वाला मामला सुलझ गया है। ठीक है, कल के डेट में हो सकता है आरक्षण बिल पे राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर भी कर दिया जाएगा, उसके बाद अधिनियम बन जाएगा, फिर उसके बाद वैकेंसी भी आना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक, तो अब इसका अभियान देखेंगे, ये मोस्ट आईएमपी है बिंबा जी के छत्तीसगढ़ में जो महत्वपूर्ण अभियान है उसके बारे से। तो पहला अभियान देखते हैं, 1768 में खैरागढ़ जमींदारी को जीतते हैं और 24,000 रुपए वार्षिक टकटुली के रूप में, ठीक है, वार्षिक टकटुली लेना प्रारंभ करते हैं। कहां से, तो खैरागढ़ से। और ये पॉइंट याद रख लेंगे कि खैरागढ़ जमींदारी से सबसे ज्यादा टकटुली प्राप्त मराठाओं को होता था। ठीक है, कितना होता था, तो 24,000 रुपए, वो भी प्रति वर्ष। ठीक, 1768 में। दूसरा जो है वो 1775 में इन्होंने चांग बखार को अपने अधीन किया और 16,000 रुपए प्रति वर्ष टकटुली लेना प्रारंभ करते हैं। ओके, 1775 चांग बखार, 1768 खैरागढ़। उसके बाद 1781 में सरगुजा को अभी अपना अधीन करते हैं, अपने शासन के अधीन करते हैं, और महिपत राव पासी जो है इसमें मराठाओं का साथ देते हैं। ठीक है, महिपत राव पासी याद रख लेंगे दोस्तों, महिपत राव पासी। महिपत राव पासी जो है
सरगुजा अभियान में मराठा यानी कि बिंबाजी का सहयोग करते हैं। ओके, इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इसमें देखिए 6 पॉइंट है, ये इसका 3-4 पॉइंट एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे और ये मेंस में भी आ सकता है कि उसके अभियान के बारे से बताइए, तो 6 पॉइंट आप लिख देंगे आराम से, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप एक मैप बता दिए, मैप में आप दर्शा दीजिए ये जो क्षेत्र है यहाँ पे बिंबाजी जो है आक्रमण किए थे। ओके, देखिए 1781 ईस्वी में धमधा को अपने अधीन किया। ठीक है, और धमधा जमींदार के जो मेन जो मुखिया थे, पति पत्नी सहित दोनों ने अपनी जय समाधि ले लेते हैं। फिर कोरबा जमींदारी को जब्त किया था, बोलते हैं कि एकमात्र जमींदारी है जिसे बिंबाजी ने जब्त किया था। उसके बाद कांकेर के शासक जो है धर्मराज 5000 घुड़सवार पेश करते हैं, सैन्य सहायता प्राप्त करता है मतलब। ठीक है, तो कौन कौन सा क्षेत्र है? पहला खैरागढ़, दूसरा टांग बखार, तीसरा सरगुजा, चौथा धमधा, पांचवा कोरबा और छठवा जो है कांकेर है। ये 6 नाम याद रख लेंगे, 6 जगह का नाम जहाँ पे बिंबाजी जो है सैन्य अभियान चलाते हैं। सबसे ज्यादा जो टकोली लेते हैं वो है खैरागढ़। ठीक है, और कौन सा क्षेत्र के शासक जो है जल समाधि ले लेते हैं? तो धमधा। किसने सैन्य सहायता प्रदान? ठीक है, और कौन सा जमींदारी जिसे जब्त कर लेते हैं? तो है कोरबा। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अगला है भोसला सेनापति भास्कर पंत ने किस वर्ष छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया? तो अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 20 क्वेश्चन तैयार रहिए और जैसे ही आपसे बनता है आप कमेंट्स बॉक्स में तुरंत बताइए। ऐसे 1 लिखेंगे और उसके बाद ऑप्शन दे देंगे A, B, C, D जो भी हो। ठीक है, इनमें से चलिए, भोसला सेनापति भास्कर पंत ने किस वर्ष छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया था? तो किस वर्ष छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1741। ओके, अगला क्वेश्चन, भोसले ने कलचुरी शासक शिवराज सिंह को कर मुक्त कितने गांव दिए थे? तो शिवराज सिंह बताया था मैं आपको, शिवराज सिंह जो है अमर सिंह के पुत्र हैं, उत्तराधिकारी हैं। ठीक है, तो कितना कर मुक्त गांव दिए थे? तो 5 कर मुक्त गांव दिए थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए, मराठा सेना बस्तर का बात हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो मराठा सेना ने किसके नेतृत्व में बस्तर पर आक्रमण किया? तो किसके नेतृत्व में बस्तर पर आक्रमण किया है? तो वो है नीलू पंत के नेतृत्व में। ध्यान रखेंगे, मैं बता देता हूं, जब इस समय बस्तर में जो शासक थे, काकतीय शासक कौन थे? काकतीय शासक थे, और इस काकतीय शासक का नाम क्या है दोस्तों? तो इस समय जो है काकतीय शासक दलपत देव थे। कौन थे काकतीय शासक? तो दलपत देव। ठीक, इतना याद रख लेंगे। हालांकि ये जो नीलू पंत का जो है वो असफल आक्रमण था, इतना याद रख लेंगे, असफल आक्रमण था जिसमें वो हार गए थे। ठीक ना, और यहाँ पे जो है आक्रमण करने के लिए जो है जानको जी, ध्यान रखेंगे, जानको जी बहुत ही महत्वाकांक्षी थे और जानको जी ही नीलू पंत को भेजते हैं। चलिए अगला देखते हैं, मराठों के अधीन प्रथम काकतीय शासक कौन था? तो आपको बताना है मराठों के अधीन प्रथम काकतीय शासक कौन था। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दरियाव देव। ठीक है, कैसे इसको बता देता हूं। आपको पता होगा कि हलवा विद्रोह होता है। ठीक है, हलवा विद्रोह कब होता है दोस्तों? तो हलवा विद्रोह जो है ये 1774 से 1777 के मध्य होता है, अंतिम रूप से 1777 में, जहां पे हलवा विद्रोह जो है अजमेर सिंह और दरियाव देव के मध्य होता है, जिसमें अजमेर सिंह जो है उस समय काकतीय शासक थे, लेकिन ये जो थे काकतीय शासक नहीं थे। तो ये जो है शासन को संभालने के लिए, मतलब शासन को छीनने के लिए जो है अजमेर सिंह पर आक्रमण करते हैं, और इन्होंने जो है मराठों से, अंग्रेजों से और जयपुर के शासक से सहायता लेती हैं। तो मराठों से और ये जीत जाते हैं, ध्यान रखेंगे, जीत जाते हैं और ये शासन संभालते हैं। तो मराठों के साथ जो है इनका जो एक संधि होता है जिसको बोला जाता है, ठीक है, 6 अप्रैल 1778 में। ठीक है, 6 अप्रैल 1778 में कोटपाड़ की संधि होता है दोस्तों, और इसी के तहत जो है ये जो है मराठों को 59,000 रुपए टकोली देने को तैयार हो जाते हैं, और इसी समय से
छत्तीसगढ़ के अधीन, ठीक है, बस्तर भी आ जाता है। तो इतना आप ध्यान रख लेंगे कि मराठों के अधीन प्रथम काप्ती शासक कौन है, तो ये दरियावदेव है। यहाँ से जो है यानी कि 1768, 6 अप्रैल 1778, सॉरी 6 अप्रैल 1778 से जो है बस्तर जो है छत्तीसगढ़ में शामिल हो जाता है और प्रथम जो है दरियावदेव शासक बनते हैं। ठीक, चलिए। बिंबाजी भोसले का छत्तीसगढ़ में शासन काल था, तो बिंबाजी का छत्तीसगढ़ में शासन काल क्या था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है 1758 से 1787। ठीक है, तो 1758 से 1787 जो है बिंबाजी भोसले का छत्तीसगढ़ में शासन काल हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। मराठों के अधीन प्रथम काकतीय शासक कौन था, तो आपको बताना है मराठों के अधीन प्रथम काकतीय शासक। तो अभी मैं आपको बताया दरियाव देव, रिपीट हो गया है क्वेश्चन दोस्तों, दरियाव देव, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन। भास्कर पंत ने रतनपुर राज दरबार में किसे मराठा हित के लिए नियुक्त किया था, तो मैं आपको बताया था 1741 में जो है छत्तीसगढ़ क्षेत्र को अपने अधीन करता है और साथ ही साथ दो व्यक्ति, ठीक है, कल्याणगिरी गोसाई और कुली नागिर को, तो ठीक है, कुली नागिर को अर्थव्यवस्था को देख रेख करने के लिए इसको यहाँ पे नियुक्त कर देते हैं। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान रख लेंगे। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का सूत्रधार किसे माना जाता है, तो परगना पद्धति का सूत्रधार जो है बिंबाजी भोसले होते हैं। ठीक है, लेकिन जो है इसको लागू जो करते हैं वो है विठल राव दिनकर, ध्यान रख लेंगे। विठल राव दिनकर जो है परगना पद्धति को छत्तीसगढ़ में लागू करते हैं और छत्तीसगढ़ में जो है कुल 27 परगना होता है मराठा काल में। बाद में जो अंग्रेज जब आते हैं तब 27 से फिर 9 हो जाता है, यहाँ पे कम कर देते हैं। इतना आपको याद रखना है कि बिंबाजी भोसले जो है सूत्रधार हैं और विठल राव दिनकर जो है इसको लागू किए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है, दोस्तों आपको भी जवाब देना है, जैसे जैसे बन रहा है आप इसको जवाब देते जाइए। ठीक है, कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है, तो टकुली जो है वार्षिक आय वार्षिक कर है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, जमींदारों द्वारा दे वार्षिक न जाना। ओके, आबकारी, ठीक है, मादक द्रव्य से संबंधित है। शायर आयात निर्यात कर है दोस्तों। पंडरी, ठीक है, ध्यान रख लेंगे, गैर कृषि व्यवसायों पर कर है। और यदि हम सेवई की बात करते हैं तो यही सही उत्तर हो जाएगा। सेवई जो है पशुओं पर लगाया जाने वाला कर नहीं है दोस्तों। सेवई जो है छोटी मोटी अपराध पर अंकुश लगाने के लिए लगाया जाने वाला कर है। ओके, तो ऑप्शन ई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक कौन था, तो मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे मोहन सिंह जो है अंतिम कलचुरी शासक है। ठीक, रघुनाथ सिंह तो नहीं है, सरदार सिंह, अमर सिंह भी यहाँ पे नहीं होते हैं रहने में, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है मोहन सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन। मराठा काल में छत्तीसगढ़ में परगनों की संख्या कितनी थी, आपको बताना है मराठा काल में छत्तीसगढ़ में परगनों की संख्या कितनी थी, तो अभी मैं आपको इसका जवाब दिया हूं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 27 परगना थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक कौन था, तो आपको बताना है प्रथम मराठा शासक कौन है, तो बिंबाजी भोसले। आपको ट्रिक बताया हूं दोस्तों, फिर से आप याद रख लीजिए, बचाव अप्पा, ठीक है, ठीक है, बचाओ अप्पा, ब से बिंबा जी, च से चिमड़ा जी, व से वेंको जी और अप्पा से अप्पा साहब। ठीक है, तो आप बोलिए बचाओ अप्पा, तो जैसे आप बोलोगे बचाओ अप्पा आपको मराठा शासक के नाम याद हो जाएंगे भी क्रम से, ठीक ना। तो बिंबाजी भोसले जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। कलचुरी शासक अमर सिंह को मराठों ने इनमें से कौन कौन सा परगना दिया था, मैंने आपको बताया था दोस्तों कौन कौन सा परगना दिया था, तो राजिम, रायपुर और पाटन, यानी कि 1, 2 और 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजिम, रायपुर और पाटन। ठीक है, और इसके एवज में बता दो कितना कर लिया जाता था, तो 7,000 रुपये वार्षिक। ठीक है, टकोली लिया जाता था, टकोली यानी कि कर ही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन।
मोहम्मद खां तारान को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिम्बाजी भोसले ने एक किले के क्षेत्र में 5 स्थान दिए थे। ठीक है, आपको बताना है कि उस किले का नाम क्या है। तो उसका नाम जो है मदनगढ़, ध्यान रखेंगे। मदनगढ़ जो क्षेत्र है उसमें का 5 स्थान जो है मोहम्मद खां तारान को दे दिया जाता है। उपहार स्वरूप, ध्यान रखेंगे, उपहार स्वरूप इसे प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? तो वो है बिम्बाजी भोसले के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। रतनपुर के राम टेकरी का राम मंदिर किसने बनवाया था? तो आपको बताना है रतनपुर के राम टेकरी का राम मंदिर किसने बनवाया था। तो मैंने आपको बताया है स्थापत्य कला में बिम्बाजी का योगदान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिम्बाजी भोसले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिम्बाजी भोसले ने इनमें से किस जमींदारी का निर्माण किया था? किस जमींदारी का? तो राजनांदगांव और खुज्जी। ठीक है, राजनांदगांव और खुज्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अ एवं ब दोनों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। छत्तीसगढ़ में सूबा शासन का सूत्रपात किसके शासनकाल में हुआ? तो सूबा शासन आपको पता है, सूबा शासन में सूबेदार जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में शासन करते हैं। ठीक है, सूबेदार जो है ठेका पद्धति के आधार पर छत्तीसगढ़ में बिम्बाजी वेंको जी के कर्मचारी के रूप में यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो बिम्बाजी भोसले, वेंको जी भोसले, रघुजी प्रथम, अत्या साहब नहीं, अप्पा साहब जो भी है, खैर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा वेंको जी भोसले। ठीक है, सूबा शासन मवी भके 20 किया, याद रखेंगे। महिपत राव दिनकर जो है सबसे पहला जो यहाँ पे सूबा शासन में शामिल होते हैं, मतलब पहले सूबेदार होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने सूबा सरकार शासन प्रणाली का सूत्रपात किया? बिम्बाजी भोसले, वेंकोजी भोसले, चिमराजी भोसले, परसोजी भोसले। तो सूबा सरकार बोलने का मतलब वही है सूबेदार, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेंकोजी भोसले। ठीक है, चलिए दोस्तों हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज 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 लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मस्त रहिए, मस्त पढ़िए, धन्यवाद।